Hey, hello guys. Welcome back. We are back with you for another episode of Mimamsa. So as you all know, Mimamsa means introspection in Hindi, and that is what we want to promote in society. We want to promote more nuance. We want to promote more discussion, more critical evaluation of issues, and that is what we are going to do today as well. And as you all know, in the last episode we discussed Sanatan Dharma, and what are we going to discuss today, Anupam? हाय व्यास तो यार व्यास लास्ट टाइम हमने सनातन धर्म और उसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि भगवान या गॉड क्या होता है, आत्मा क्या होती है, मोक्ष का मतलब क्या है। तो उसी ट्रेडिशन को हम आज इस एपिसोड में और आगे बढ़ाते हुए आई थिंक हमें डिस्कस करना चाहिए द लॉजिक सिस्टम दैट इज used usually in the Sanatan Dharma, which is the Chatushkoti or the four-step logic system. हालांकि वेस्ट में आप देखेंगे तो अभी भी बाइनरी लॉजिक या टू स्टेप लॉजिक यूज होता है, बट इन द इंडियन ट्रेडिशन द फोर स्टेप लॉजिक सिस्टम वाज यूज्ड। तो उसी के बारे में आज Yeah. And actually, people might think that this is only an academic difference. What difference does it make whether you resolve logic into two sides or into four sides, right? But this is something which pervades all of our understanding. It starts with computer science. In computer science, every instruction can be reduced down to 0 and 1, and this same logic is then also applied to all the debates that we have. Things are often split between good and bad. We also see this in the Democrat versus Republican debates in America, or the Labour versus Conservative debates in the British political scene. So all of this has continued on for a long time, and the Western, all of this is because the Western logic is based on this binary logic. Correct. So start में I think we should first explain what exactly is the Chatushkoti logic system. How is it different from normal, say, सही गलत, true false वाली जो कॉमन लॉजिक सिस्टम जो कि बहुत सारे लोग वेस्ट में खासकर यूज करते हैं और इंडिया में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में खासकर आजकल आप देखें तो इधर यू आर मोदी भक्त और यू आर एंटी मोदी, राइट? देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, देयर इज नो अदर पॉइंट ऑफ स्टैंड दैट इज पॉसिबल देयर, राइट? तो अगर हम से फॉर एग्जांपल अज्यूम करें कि देयर इज अ यूनिवर्स, उसमें कोई एक स्टेटमेंट है, जैसे कि से ए इज अ स्टेटमेंट जिसको मैं मानता हूँ वो सही, राइट? तो कुछ लोग मांगेंगे या फिर फॉर सम कंडीशंस दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, बट देयर माइट बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पे वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। सो ए कैन बी ट्रू, ए कैन बी फॉल्स, एंड अगर शायद उन दोनों का स्टेटमेंट से अगर इंटरसेक्शन हो गई तो वो जो स्टेटमेंट है बोथ ट्रू और बोथ फॉल्स हो सकता है, राइट? बट अगर इन दो ओवरलैपिंग और सॉर्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग एलिप्सिस के बाहर अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम बच जाता। तो वहां पे क्या है? वहां पे द स्टेटमेंट इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, राइट? सो वी हैव डिवाइडेड ऑल आवर स्टेटमेंट्स, ऑल आवर हाइपोथेसिस, जो भी हम सोचते हैं समझते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, उसको हम चार चीजों में, चार डिफरेंट बकेट्स में कर सकते हैं। या तो वो सही होगा, या तो वो गलत होगा, या तो वो दोनों सही और गलत होगा, या तो वो ना ही सही ना ही गलत, राइट? अगर वो सही होगा तो हम उसको सत्य बोल सकते हैं, अगर वो गलत होगा तो उसको हम मिथ्या बोल सकते हैं, अगर वो दोनों सही और गलत होगा तो हम उसको श्रद्धा बोल सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, आप मानिए आप नहीं मानिए, राइट? या फिर या दोनों सही या नहीं, या ना ही सही या ना ही गलत है तो हम उसको संशय बोल सकते हैं, राइट? टू डाउट समथिंग, यार ये सही है या नहीं है, आई डोंट नो। तो आई थिंक जो फिलोसफिकल ट्रेडिशंस जो हम इंडिया के हम बात करते हैं, 6 आस्तिक स्कूल्स, 4-5 नास्तिक स्कूल्स है, तो उनमें से एक जो पॉपुलर स्कूल आज से लगभग 2500 साल पहले आया था, तो वो था एक श्रामणिक ट्रेडिशन, जो कि लोग सारे जो मोह माया को त्याग देते थे। तो उनका खुद का कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या फिर पर्टिकुलर थ्योरीज नहीं थी। वो जो भी दूसरी एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म या सनातन धर्म के जो आस्तिक स्कूल से न्याय, मीमांसा, सांख्या, योग, उन सबको रिजेक्ट करते थे, बोलते थे कि भाई ये गलत है, ये नहीं सही, राइट? और इसी तरीके से अगर आप देखें तो याज्ञवल्क्य करके एक फेमस सेंट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था नेति नेति का, राइट? व्हिच इज नीदर दिस नॉर दैट। जो हम बात करें नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, तो अगर दो स्टेटमेंट हैं या दो साइड्स हैं
तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों को लें या किसी एक को लें या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन लें. आप बोल सकते हैं ना ही ये ना ही वो, ना ही ये सही है ना ही गलत. Mhm. Yeah, so but this Shramanic school, it seems like they were the ancient iconoclasts of India. So essentially, they are saying that no theory has the credibility to be true in all circumstances. That is why we should not put too much faith into theories. But at the same time, we are not saying that theories are not useful. Theories can both be useful as well as not be true under all circumstances. So we need to look at all theories with that lens, and that is why I've always said that Indian culture or Indian past has been more epistemologically aware. They sort of have had a greater understanding of the things that we don't know, or the things that we can't know. Whereas in the Western culture, there is this deep understanding, or this deep current, that all of the things that are knowable humans already know, or our knowledge has already peaked, and we have understood all the mysteries of nature. While that is true in the restricted geography of the earth, but we have to remember that universe is much larger, and that is why I feel like the West has really missed a beat here. Correct, correct. But I think one important aspect that we should discuss, Vyas, is about the best shift from the binary logic to ternary logic, or the three-step logic, which we see sort of emerging in the 20th century lately, right? So, usme, if you see, Schrodinger is one famous person scientifically who sort of said this, and when he gave his famous Schrodinger equation, and it is sort of immortalized with his famous cat experiment, right? तो वो एक बिल्ली को एक बक्से में बंद कर देता है और फिर उसमें रख देता है, तो फिर वो पूछता है कि कैट, क्या वो जो बिल्ली है वो जिंदा है या मर गई, right? तो उसका फेमस आंसर वो यही देता है कि इट इज बोथ अलाइव एंड डेड, राइट? यहाँ पे तो जिंदा भी है मर भी गई है. अगर मैं उसको जब तक खोलूंगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो जिंदा है या मर गई, right? और सेम चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चतुष्कोटि लॉजिक पे ला करके देखना चाहें और इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहें कि वहां पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या क्यों चतुष्कोटि लॉजिक इस थ्री स्टेप लॉजिक से भी बेटर है, तो उसको इस लाइन से देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से. जैसे कि मान लीजिए कि आप ये बोलते हैं कि जो बिल्ली है वो दोनों हो सकती है, तो जिंदा हो सकती है, मर सकती है. तो यहाँ पे मेरे दो सवाल हो, राइट, कि आपका मतलब क्या है जिंदा होने से, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन यू से दैट दिस थिंग इज अलाइव? अगर पॉपुलर हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से जाए तो जो आपकी आत्मा होती है वो कभी नहीं मरती, वो हमेशा जीवंत रहती है. जो शरीर होती है वो मर सकती है या फिर वो ट्रांजिएंट है, वो आज है कल नहीं. तो अगर आप हिंदू ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से देखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये ना ही बिल्ली मरी हुई है ना ही बिल्ली जिंदा है, उसमें कहीं फिट नहीं बैठे, क्योंकि वेस्ट में जिंदा या मरने का कंसेप्ट बड़ा सीधा साधा है कि बॉडी अगर जिंदा है तो दैट इज देयर, वो अलाइव है, और अगर नहीं है उसको दफन कर दिया गया है तो वो डेड, राइट? तो वो बिल्कुल, राइट. एंड द सेकंड पॉइंट कुड बी कि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि या तो कोई प्राणी जो है वो या तो जिंदा रह सकता है, मर सकता है, कोई तीसरा या चौथा स्टेट हो ही नहीं सकता, राइट? तो थ्रू दैट आई वुड लाइक टू आल्सो क्वेश्चन कि हो सकता है कि देयर माइट बी थर्ड स्टेट और फोर्थ स्टेट, राइट, जहां पे यू आर नाइदर इन द कन्वेंशनल सेंस अलाइव और डेड, राइट? एंड इट माइट बी कि हमें नहीं पता, राइट? तो हो सकता है. तो ये सारी जो चीजें, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये आपके सिर्फ चतुष्कोटि लॉजिक में, जो फोर्थ स्टेप लॉजिक जो हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि कैट ना ही जिंदा है ना ही मरी हुई है, तो हम ये दोनों बातें बोल कि यार जो कैट है वो या तो किसी और स्टेट में हो सकती है, या फिर आई एम नॉट श्योर कि आपका जिंदा रहने से जो तात्पर्य वो क्या है, तो इसलिए आई वुड क्लासिफाई एट नाइदर डेड नॉट अलाइव. So what you're saying here is essentially two things. The first thing is that language is incomplete, and the second thing is that knowledge itself is incomplete. So when I say language is incomplete, so when we say zinda hai ya mar gayi, there is no certain thing which we mean by the word zinda
or which we mean by the word mar gayi. These can have different meanings in different contexts. So language is essentially an incomplete way to measure the world, or to make any sort of assumptions about the world. And then knowledge is also finite. I mean, there are only so many things that you and I can see in the world. There are only so many things that we can learn about, whereas the world is essentially infinite. And when I say the world, I really mean the universe, right? So we don't know 95% of space. We haven't seen, or will never see what lies beyond what we can see right now. So I mean, there needs to be a healthy respect of the limits of one's knowledge. करेक्ट। तो इसमें जैसे आप सही बता रहे थे व्यास की 5% विजिबल यूनिवर्स को जानते हैं, 74% डार्क एनर्जी, 21% आई थिंक इज डार्क मैटर। तो उनके बारे में तो बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नॉलेज है, राइट? तो हम जानते हैं, तो हम कैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी चीज हम जान रहे हैं वो 100% ट्रू है या फिर करेक्ट, राइट? और इवन लैंग्वेज की भी जब हम बात करते हैं तो उसमें भी देयर आर डिफरेंट मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफर्स ओनली, क्योंकि बोलते हैं कि एवरी अंडरस्टैंडिंग इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट? जो भी आप चीज समझ रहे हो वो कहीं ना कहीं आप इनकम्प्लीट समझ रहे हो, इसलिए आपको बार बार पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, री अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये फिलोसफर उन्हीं की ये थ्योरी है, री अंडरस्टैंडिंग इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट? तो वो ऐसे यहाँ पे देखता है, राइट? और कार्ल पॉपर अगेन, एक जो नॉलेज की बात हम कर रहे थे, तो उनका कहना है कि भाई साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक स्टेटमेंट या साइंटिफिक आइडिया वही होता है जो कि फॉल्सिफाइबल, जिसको झुटलाया जा सकता है, राइट? अगर आपकी थ्योरी को झुटलाया नहीं जा सकता तो आप एक साइंटिफिक बात नहीं कर रहे। और ये डायरेक्टली पॉसिबल है इन द चतुष्कोटि लॉजिक, जहां पे आपने एक अलग से एक लेवल बना रखा है लॉजिक का, जहां पे सारी चीजें आप झुटला सकते हो, राइट? तो एसेंशियली कार्ल पॉपर ये कह रहे हैं कि जब भी आप मुझे कोई थ्योरी बताओ, या फिर जब भी आप मुझे कुछ क्लेम बताइए, तो आप मुझे ये कंडीशन भी बताइए जिस कंडीशन में आप ये मान लेंगे कि ये चीज फॉल्स है। जो भी आप चीज क्लेम कर रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू अज्यूम इट्स फॉल्सिफाइबिलिटी। देयर कैन बी नो क्लेम विच इज अनफॉल्सिफाइबल, या फिर विच वी से इज ट्रू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, बिकॉज साइंटिफिकली सच अ थिंग कैनॉट एग्जिस्ट. So I mean, Western philosophers have come to this understanding only in the 1900s, right? And there is another philosopher that comes to mind, Ludwig Wittgenstein, who was active during the time of World War II, and even he has a lot of thought around epistemology and about incompleteness of language. So one of his very famous quotes is that of which we cannot, that of which we do not know, we should say silent. So, I mean, since our language is incomplete, we should not try to describe what we cannot know. So, but I mean, Wittgenstein has clearly reached the final understanding that language can only be used to explain what we know ourselves, and us being humans, us being just a more evolved form of apes, our understanding is precisely incomplete. And that is why it does not really matter what sort of language we use to explain what we do not. I think one important question that we must also understand, and in the context of the last episode that we did on Sanatan Dharma, wherein we discussed about कि मोक्ष और सत्य कि हम कैसे पहुंचे, सत्य को हम कैसे पहचाने, राइट? तो मोक्ष पाने का जो कॉमन तरीका है सनातन धर्म में, यही है कि अगर हम सत्य को जान लेंगे, सत्य को समझ लेंगे, तो हम मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब ये इसी टॉपिक के ऊपर जैन फिलॉसफी में एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है अनेकांतवाद करके, तो जिसमें वो बात करते हैं कि अगर कोई बंदा जो कि जिसने सत्य की परख या सत्य तक पहुंच चुका है, तो आप उससे चाहेंगे कि वो आपको बता दे जो भी सत्य है, और आप सीख लें और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। अब वो उसका रीजन ये है कि क्या होता है कि जब आप कुछ भी, जो भी आप सत्य की जो आप जानकारी लेंगे, वो आप सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ, राइट? तो इसीलिए जैन फिलॉसफी अनेकांतवाद ये बोलता है कि अगर बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि ये सत्य है, तो आप सारे जो उनके जो स्टेटमेंट है सबको लीजिए और सबको एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी के साथ असाइन कर दीजिए कि यार ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है,
बट जो ट्रूथ है इसमें से कोई कंप्लीटली ट्रूथ मुझे नहीं बता सकता। मुझे अगर ट्रूथ जानना है तो मुझे खुद ही उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और खुद ही उस तक पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ दूसरों से सुनी हुई बातों से अगर हम अपना एक ट्रुथ बनाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है वो अपने आप में इनकम्प्लीट है और वो सारे एस्पेक्ट्स को आप शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि यार ईश्वर या फिर ईश्वर के से मैं मिलने गया था और मैं हेवन को देखा, स्वर्ग को देखा, तो वो वहां पे काले रंग की एक हाथी थी, राइट। अब आपने बोल दिया काले रंग का हाथी था, अब कौन सा काला, कितने शेड्स ऑफ ब्लैक हो सकते हैं, राइट। तो वहां पे आपकी जो कम्युनिकेशन है और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस कम्युनिकेशन, उसमें बहुत ज्यादा फासला हो सकता है। तो इसीलिए आप उसकी बात को मानिए कि हाँ ठीक है, वो बात सही है कि हाँ वो काला है, बट वो किस तरीके काला होगा वो आपको अपनी अपने खुद के एक्सपीरियंस से उसको फाइनली कल्मिनेट हो जाना। Right, and actually we can relate this to a simpler example for our audience to understand, right? So for example, if you see a beautiful sunset, right, which you can experience it live with your eyes, and you think it is really beautiful, but as soon as you pull out your phone camera and try to capture a picture and later on look at that picture, that same beauty is not conveyed in the picture which you could see while you were experiencing it yourself, right? So there is something similar happening here as well. Exactly, exactly. तो ये यही चीज है आई थिंक, जो कि आई थिंक वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू यूज दोस लॉजिक सिस्टम्स इन आवर डेली लाइफ। और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट इंडियन साइकी और इंडियन सिविलाइजेशन की जो थॉट प्रोसेस है उस पर पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप ये बोल देते हैं कि यार तुम सही या गलत, या फिर मैं तुम्हारे साथ या अगेंस्ट वाली जो डिबेट है उसमें मैं नहीं आना चाहता। फेमसली आई थिंक बुश ने भी बोला था, मुसोलिनी ने भी एक टाइम बोला था कि यू आर इधर विथ अस और अगेंस्ट अस, राइट। या तो तुम्हारे साथ हो या तो हमारे खिलाफ, राइट। बट इंडियन लॉजिक सिस्टम में ये वाला स्टेटमेंट जो नहीं होता। हो सकता है तो मेरे साथ हो या अगेंस्ट हो, या मेरे साथ और अगेंस्ट दोनों हो सकते हैं, राइट। या फिर नहीं, मैं ना तुम्हारे साथ हूं ना तुम्हारे खिलाफ, राइट, मैं अपनी जगह, राइट। जो इंडिया का फेमस थॉट प्रोसेस से जो मूवमेंट नॉन अलाइनमेंट, राइट, वो आ जाता है। वो यही तो है। नेहरू ने वो इंडियन साइकी को बहुत अच्छे से यहाँ पे कैप्चर किया कि ना ही मैं यूएस की साइड हूँ ना ही मैं सोवियत संघ की साइड, मैं अपनी जगह, राइट। बहुत सारे लोग जो वेस्ट लोग इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, उन्होंने बोला कि इट इज नॉट नॉन अलाइनमेंट, इट इज एक्चुअली डबल अलाइनमेंट, कि मैं वो यूएस से भी अलाइंड है और सोवियत यूनियन से भी अलाइंड, राइट। बट इट्स अ मोर डीपर कॉन्सेप्ट कि नहीं, मैं दोनों में से किसी के साथ अलाइंड नहीं हूँ। जहां मुझे लगेगा तो मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, जहां मुझे लगेगा वो तुम्हारे साथ, बट मैं एक्चुअली मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ और फिर एक डिसीजन पे आकर के अपने खुद की सेंसिबिलिटी से एक ओपिनियन बना, राइट। तो इसी वजह से जो सोसाइटी भी एट लार्ज है जो हमारी, वो भी बिकॉज ऑफ दिस हाइपोथेसिस और दिस थिंकिंग वो टॉलरेंट हो जाती है कि अगर कोई स्टेटमेंट कुछ बोल रहा है और मैं उसे यकीन नहीं भी करता या फिर मैं उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है, तो आई कैन से ठीक है यार, मे बी यू आर राइट, यू नो, आई एम नॉट श्योर, maybe you're right, maybe you're wrong, I don't have an opinion and I'm fine with that position, right? It is not that I have to take a position either in for the statement or against the statement, right? I can stay aloof from that statement and say कि ठीक है, I'm not sure, I am not able to come to a conclusion, और मेरे हिसाब से हो सकता है ये सही, हो सकता है गलत, हो सकता है ना ही सही ना ही गलत। Exactly, and in fact, even that quote, either you are with us or against us, that has a hint of intolerance in it as well, right? So, Exactly. so yeah, that is where this whole thing starts. And if we manage to change the structure on which our logic is based, what we are essentially saying is that the society can become more tolerant. And there is a lesson here for all of us as well, that we should also always have a healthy appreciation of what is not known, because that in itself will have a tolerating effect on all of us. So yeah, and I think with that we can close this episode of Mimamsa as well. And thank you so much for tuning in and watching us. And thank you to Anupam for sharing his valuable insights. And guys, we are new. We have just started, not even close 10 episodes yet. So please like, share, subscribe to our channel, switch on the notifications bell, follow us on Instagram, Facebook, Twitter, and yeah, we'll be back with more content. So stay tuned, guys. Take care.